गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सोना क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, अब आपका क्या है नेक्स्ट, परिवर्तनशील संयोजकता। ठीक है, पिछला क्लास आपने संयोजकता देखा, संयोजकता होता क्या है। ठीक है, संयोजकता क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कक्षा, उस पर डिपेंड करता है। यानी कि जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है ना, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहता है कक्षा बना के, उसमें जो बाहरी कक्षा है उस पर निर्भर करता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, दिमाग में थोड़ा सा बिठा देते हैं। जैसे ले लेते हैं सोडियम का। सबसे पहले क्या है, ये जो बनाता हूँ ना मैं, ये परमाणु है। किसका? एक परमाणु, किसी का भी। जैसे अभी मैं सोडियम का बनाऊंगा तो ये सोडियम का परमाणु का एक, उसके अंदर कैसे कैसे रहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये मैं दिखा रहा हूँ डायग्राम से। ठीक है, एक कल्पना करना है खुद मन में कि हाँ सर ऐसे बोल रहे हैं तो ऐसे होगा। जैसे मैं क्या बोला, केंद्र में कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नीचे कल्पना कर लीजिए कोई बड़ा सा गोला है, केंद्र में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कक्षा बना के चक्कर काटता है। यानी कि कोई वो रास्ता नहीं बनाता, यानी कि ऐसे ही जैसे कि ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर काटता है ऐसे ऐसे। किसके चारों ओर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर। जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है उसको क्या बोलते हैं, नाभिक। याद है ना, बताए थे ना, इसको क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। इसमें ऐसे ऐसे चक्कर काटता है। फिर दूसरी कक्षा में जाएंगे वो फिर ऐसे ऐसे चक्कर काटेगा। फिर तीसरी कक्षा में जाएंगे वो फिर ऐसे ऐसे चक्कर काटेगा। समझे ना, क्या करता है, ऐसा नहीं कि एक ही सीधा में ऐसे ऐसे काटता है, ऐसा नहीं है। तब तो फिर ये क्या बोलते हैं, डिस्क की तरह हो जाएगा, ना सीढ़ी का डिस्क। जैसे कि कृष्ण भगवान का चक्र होता है, सुदर्शन चक्र, उस तरह का बन जाएगा। लेकिन वैसा नहीं होता है। परमाणु का आकार कैसा होता है, गोलीय होता है, जो कि पिछली क्लास में मैं बताया भी था। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या है। ये पहले तो मैं क्या क्या कल्पना करने के लिए आपको बताएगा, फिर कैसा होता है, मन में जो घुमाओगे आप कैसे घुमाओगे। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। सबसे पहले देखना है सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 11 होता है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या नाम दिया गया उसका। बताए थे ना, परमाणु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यदि दिमाग में कोई कन्फ्यूजन चल रहा हो तो। देखिए अब 2 हो गया, और इसके उसके बाद कितना आएगा, 8, 8 2 10, हमको कितना चाहिए, 11। तो एक बाहरी कक्षा में रहेगा। जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है उसी पे डिपेंड करता है कि इसकी संयोजकता कितनी होगी। आपको बताए थे 1 से लेकर 3 तक यदि बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो तो किसी को दे सकता है। क्यों दे सकता है ये भी बता दिया था मैं। ठीक है, अब देखिए यदि बाहरी कक्षा में 5 से लेके 5 6 7 3 तरह का हो तो क्या करेगा, 5 वाला 3 लेगा, तब तो 5 3 8 होगा। और 6 वाला कितना लेगा, 2 लेगा। और 8 वाला 7 वाला 1 लेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, वो क्यों लेता है, एक अपने आप को स्थिर करने के लिए, यानी क्या बोलते हैं, मुक्त अवस्था बनाए रखने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। और जिसके बाहरी कक्षा में 4 है तो वो क्या करता है, ना किसी से लेता है ना किसी से देता है, वो साझा करता है। क्या करता है, साझा। ले भाई मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम हमको दे दे, मैं साझा करके एक साथ रह लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सझिया। पहले भी हमको और 8 वाला तो बता ही दिए थे, वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। क्यों, वो उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस मतलब क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में पहले से 8 है तो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, बेचारा चुपचाप पड़ा रहेगा। जैसे कोई दारू पी के नहीं पड़ा रहता है, वैसे वो भी एक क्वांटे में पड़ा रहता है। कौन कौन है वो क्वांटा में रहने वाला, हीलियम था ना, जेनॉन था, रेडॉन था, और कौन था, आर्गन था। चलिए इसको हटाइए। अब इस समझ में आया, तो समझ में आ गया संयोजकता। ये क्या करे, किसी को एक देगा, जितना देगा वो क्या हो जाएगा, संयोजकता। और यदि हम क्लोरीन का लें, क्लोरीन का अगर यदि बनाएंगे इसी को, तो क्या होगा, देखिए मान चलिए सोडियम का खत्म हो गया, तो यहाँ बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 7। इसको कितना चाहिए, तो 7 किसी को देगा नहीं, पहले बता चुके हैं। ऐसा क्यों, ये किसी से एक लेगा, तो जितना वो लेगा, जितना लेने की क्षमता रख रहा है उसी को क्या बोलेंगे, संयोजकता। तो क्लोरीन का भी संयोजकता कितना हुआ, 1 हुआ। सोडियम का भी संयोजकता क्या हुआ, 1 हुआ। अंतर क्या हुआ, क्लोरीन किसी को दे रहा है, सॉरी सोडियम किसी को दे रहा है, क्लोरीन किसी से ले रहा है। आ रहा है समझ में। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए
यानी संयोजकता समझ गए। लेकिन अब देखिए आपको एक चीज़ और बताए थे, यदि कोई किसी को देगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? धन आवेश आएगा। चार्ज मतलब आवेश, कौन सा आवेश आएगा? धन आवेश आएगा, जिसको क्या बोलते हैं? धनायन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? बराबर होता है ना बराबर। जब दोनों बराबर होता है तो एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना। मान चलिए सोडियम था, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन भाग गया, कितना प्रोटॉन बचा? 11, यानी कि एक ज़्यादा हो गया। जब एक प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? धन आवेश होता है ना। तो उस पर कौन सा आवेश हो जाएगा? धन आवेश। जब कोई लेता है, जैसे क्लोरीन क्या कर रहा है? 8 बनाने के लिए किसी से ले रहा है ना, तो उसमें पहले से 17 इलेक्ट्रॉन था और 17 प्रोटॉन भी। एक किसी से ले लेगा, कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। ये कहानी तभी समझ में आएगा यदि पीछे की क्लास आप देखे हैं अच्छी तरह से, तब मैं जो बोल रहा हूँ। इसलिए समझा रहा हूँ कि आपके दिमाग की बत्ती थोड़ा सा जलाना पड़ता है, घुमाना पड़ता है, नहीं तो बता दूंगा पता नहीं चलेगा मैं क्या बता दिया। ठीक है कुछ नहीं, लेकिन पीछे की बात आपको अच्छी तरह से ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, तो हम कहाँ था? तो मैं था कि यदि इलेक्ट्रॉन कोई लेता है तो उस पर क्या ऋण आवेश आएगा? क्यों? उस पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर था, वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता था। ठीक है, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आने से क्या हो गया? उस पर कौन सा चार्ज हो गया? ऋण आवेश हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं परिवर्तनशील संयोजकता। इसी तरह से जितने भी तत्व हैं सबका कुछ ना कुछ संयोजकता होता है। उस संयोजकता का काम क्या होता है? वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? कुछ नहीं है, सिंपल है। जब कोई दो रासायनिक पदार्थ को, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं, तत्व को या यौगिक को मिलाते हैं ना, यानी कि मिला के संयोग करा के एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? रासायनिक अभिक्रिया। इसलिए ऐसा ना सोचिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया लंबा चौड़ा है तो थोड़ा सा कुछ लंबा चीज होगा, लंबा कहानी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? हमेशा जब मैं रासायनिक अभिक्रिया बोलूं, एक ही बात समझना है, किसी भी तरह के दो पदार्थ को मिला रहे हैं, उससे कोई तीसरा नया पदार्थ बन रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो ये संयोजकता का काम कहाँ आता है, यूज कहाँ होता है? किसी को रासायनिक अभिक्रिया में, किस लिए? एक दूसरे को संयोग कराने में। क्या? अभिक्रिया कराने में। अभिक्रिया मतलब एक दूसरे को मिला के नया पदार्थ बनाने में। ठीक है, अभिक्रिया मतलब क्या होता है? एक दूसरे को मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए, सोडियम और क्लोरीन मिलता था, कैसे मिलता था? NaCl। सोडियम कुछ और है, पता है? सोडियम जो है ना, ये जहरीला होता है, क्लोरीन भी जहरीला होता है। आपको पता नहीं है, पता होगा आपको। देखते हैं नाले में छिड़ते उठते हैं, क्या होता है? क्लोरीन होता है। ठीक है, ऐसे तो व्यंजक चूर्ण होता है जो क्लोरीन से ही बनता है, लेकिन कहीं कहीं क्लोरीन को भी छीटा जाता है। ठीक है, अब मान के चलिए आप क्लोरीन का उपयोग किसमें करते हैं? मच्छर मारने में। यदि उसको थोड़ा सा क्लोरीन फाँक लीजिएगा ना, शट डाउन हो जाएगा आपका। शट डाउन मतलब समझ रहे हैं ना? समझते होंगे। अब देखिए, सोडियम भी क्या होता है? वो भी जहरीला होता है। ठीक है, अब आप सोचिए, यदि दोनों को मिलाएंगे तो क्या कोई तीसरा नया पदार्थ बनेगा? जब सोडियम भी जहरीला, क्लोरीन भी जहरीला, अब दोनों को अगर मिला के खाइएगा तो क्या होगा? भगवान को प्यारा होइएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम लोग डेली खाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका बिल्कुल ही गुण धर्म अलग हो जाता है। पहले क्या तो उससे मतलब नहीं है, अब जो नया पदार्थ बना ना, उसका क्या गुण है उस पर डिपेंड करता है, उससे मतलब है हमको। ठीक है, अगर यदि हम पहले से मतलब रखते हैं ना कि भाई क्लोरीन तो जहर हो, जोरा से मच्छर भगाए छे, नाले कीड़ा हटाए छे, होता है ना। यदि ऐसा होता तो क्या करता है? हम नहीं खाएंगे नमक, बोलते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं और चाव से खाते हैं। अरे सब्जी में नमक कम हो गया, नमक लाओ, नमक लाते हैं, ऐसे छींटते हैं। सलाद में तो ऐसे मारते हैं पूरा ऊपर से, काला नमक, और कौन कौन सा नमक होता है, उजला नमक मारते हैं ना। तो कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि पहले क्या था, बाद में क्या हुआ? पहले कुछ और गुण था, बाद में कुछ और गुण हुआ। जितना भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, पहले जो पदार्थ मिलके बना है उसके गुण से उसको कोई मतलब नहीं रहता जब वो नया बनता है। ठीक है, बात क्लियर है? ध्यान में इस बात को बिठा लीजिए। चलिए, सोडियम क्या ये दोनों मिलके कैसे संयोग किया, कैसे अभिक्रिया करके नमक बनाया? सोडियम क्या किया ना, एक अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? क्लोरीन को। किसको दे दिया? क्लोरीन को दे दिया। जब ये किसी को दिया तो इस पर प्लस आ गया, और जब ये लिया तो माइनस आ गया। तो ये दोनों आपस में मिल के एक गठबंधन बनाता है, गठबंधन की सरकार बना लेता है। ये गठबंधन की सरकार बना के ये फिर क्या बनता है? नमक बन जाता है। ठीक है, और ये जो एक दूसरे से जिस बंधन द्वारा जुड़ा रहता है, जैसे भी गठबंधन बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक बंधन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं परिवर्तनशील संयोजकता।
यहाँ तक आने के लिए हमको इतना दूर तक रिवाइंड करना पड़ा, समझे। इसको इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि रिवीजन कम करते होंगे। यदि रिवाइंड नहीं करूँगा ना फिर वहीं का वहीं रह जाएगा, फिर आगे आपको समझ में नहीं आएगा, उठ पुट के चल दीजिएगा। मोबाइल है, क्या करना है, बंद करना है, काम खत्म है, चाहे जहाँ जो चल रहा है चलने दीजिए। ठीक है, देखिए परिवर्तनशील संयोजकता, कुछ तत्व अपने विभिन्न यौगिकों में भिन्न भिन्न संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। देखिए कुछ तत्व ऐसा होता है ना विभिन्न यौगिक में, यौगिक मतलब क्या हुआ, जब कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो किसी में कुछ और संयोजकता दिखाता है, किसी में कुछ और संयोजकता दिखाता है। जैसे देख लीजिए कॉपर का लाल ऑक्साइड, कॉपर को यदि हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो दो तरह का अभिक्रिया होता है उसमें। देखिए कॉपर वही है, ऑक्सीजन भी वही है, वो दोनों को मिलाएंगे तो कोई एक नया चीज़ बनना चाहिए ना, कोई एक ही चीज़ बनना चाहिए, लेकिन दो तरह का पदार्थ बन जाता है और दोनों का गुण क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, जैसे कॉपर और ऑक्सीजन को मिला रहे हैं हम तो एक बनता है कॉपर का लाल ऑक्साइड, ठीक है, और दूसरा बनता है कॉपर का काला ऑक्साइड। ये घरेलू नाम है और रासायनिक नाम क्या है इसका, क्यूप्रस ऑक्साइड, और इसको क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड। दोनों में अंतर दिखाते हैं क्या है। इसमें क्या है ना Cu2O, इसका मतलब हुआ यहाँ पर कॉपर 2 ठो और ऑक्सीजन 1 है। कॉपर की संख्या कितनी है, उसमें 2 परमाणु लिए हैं कॉपर का, ऑक्सीजन का 1। अब नीचे आइए, नीचे क्या है, कॉपर का 1, ऑक्सीजन का 1। अब मैं समझाता हूँ यहाँ लोचा क्या चल रहा है। लोचा ये चल रहा है, कॉपर यहाँ पे क्या कर रहा है, देख लीजिए कॉपर यहाँ कर रहा है कॉपर को किससे अभिक्रिया कराएंगे, ऑक्सीजन से। कॉपर कर रहा है भाई मेरा संयोजकता अभी कितना है, 1 है, कितना है 1, यानी कि मैं किसी को 1 ही दे सकता हूँ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन का क्या है, देख लीजिए प्लस, पहला में 2, दूसरा में 6, 6 दे 8। ऑक्सीजन की कितना होता है परमाणु संख्या, 8 होता है ना, उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको कितना चाहिए, और 8 बनाने के लिए 2 चाहिए। बताए थे ना कि जब लास्ट में 5, 6 और 7 हो तो 7 वाले को 1 चाहिए अभिक्रिया करने के लिए, यानी कि स्थिर होने के लिए। इसको 2 चाहिए, इसको 3 चाहिए। 6 को कितना चाहिए 8 बनाने के लिए, 2 चाहिए। यदि कोई इसको 2 दे देता है तो ये क्या करेगा, ये किसी के साथ भी अभिक्रिया करने के लिए तैयार हो जाएगा। आओ भाई मेरे साथ अभिक्रिया कर लो और नए पदार्थ को बना लो। ठीक है, देखिए अब ये क्या करेगा बेचारा, ऑक्सीजन कितना ले सकता है, 2 ले सकता है, यानी कि 2 माइनस होगा इस पे, मान लीजिए 2 माइनस होगा ना। और ये क्या करेगा, किसी को 1 ही दे सकता है, ये बोलता है मेरा अभी संयोजकता कितना है, 1 है। ठीक है, ये किसी को 1 ही दे सकता है। तो अब बताइए ये लेना चाहता है 2 और ये दे रहा है कितना इलेक्ट्रॉन, 1। जब 1 देते हैं तो पता है ना उस पर क्या प्लस चार्ज आ जाता है, इसलिए हम पहले प्लस दे दिए, यानी कि 1 देना चाह रहा है, ये मान लीजिए दे दिया या फिर देना चाह रहा है। ठीक है, इसलिए प्लस दिखाएं, ये लेना चाह रहा है किसी से, इसलिए इस पर क्या दिए, माइनस दिए। इसको कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और देना कितना चाह रहा है ये, 1। अब आप खुदे सोचिए तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, इसको दुगुना कर देंगे। कॉपर को कितना लेंगे, 2, कॉपर का 2 परमाणु लेंगे और ऑक्सीजन का 1, इसलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं Cu2O। बात समझ में आया क्लियर, आया समझ में। चलिए Cu2O क्यों हुआ ऐसा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इसको चाहिए था 2 इलेक्ट्रॉन और इसको देना कितना चाह रहा था, 1। अब तो भैया गड़बड़ हो रहा था मामला। इस मामले को सुलझाने के लिए कॉपर का मैं 2 परमाणु ले लिया, ऑक्सीजन का 1, तभी ना एक दूसरे से अभिक्रिया करेगा। ये 2 देगा और 2 ले लेगा, चलो भाई एक नया पदार्थ बना लिए। तो नया पदार्थ क्या बना, तो नया पदार्थ बना कॉपर का लाल ऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसमें संयोजकता कॉपर का कितना लिए थे, 1। कॉपर का संयोजकता यहाँ पर कितना था, 1 था, तभी ना ऐसा हुआ था। अब चलिए दूसरे कंडीशन में दिखाते हैं। कॉपर जो है ना एक और अभिक्रिया करता है, क्या बनाया है, CuO बनाया है ना। इसमें देखिए क्या है, कॉपर के पास अब संयोजकता क्या है, ये दिखाना चाह रहा है कि मैं भाई किसी को 2 दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ। ठीक है, और ये ऑक्सीजन कितना बोल रहा है कि मैं 2 किसी से इलेक्ट्रॉन
ले सकता हूँ। जब ये 2 दे रहा है, ये 2 ले रहा है, तो क्या लोचा है? तो सीधा आराम से आया, CuO के साथ चिपक गया, क्या बन गया ये? क्यूपरिक ऑक्साइड बन गया, यानी कि कॉपर का काला ऑक्साइड। बात समझ में आया? यहाँ कोई लोचा नहीं रहा, बोला भाई मैं 2 दे रहा हूँ, और वो बोलता है कि ठीक है मैं 2 ले रहा हूँ, तो आजा भाई। यहाँ पर क्या था, ये बोलता पहले क्या था कि नहीं मुझे 2 चाहिए, और वो बोलता था मैं तो मेरे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बोला कोई बात नहीं, तो एक और साथी को बुला ले। तो क्या हो गया, कॉपर 2 आ गया, ऑक्सीजन 1, तो Cu2O हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, CuO। अब यहाँ पर क्या था ना, बोले थे ना कुछ तत्व अपने विभिन्न यौगिकों में, यानी अलग अलग यौगिक में भिन्न भिन्न संयोजकताएं प्रदर्शित करता है, जो कि रियल में क्या होना चाहिए दिखाता हूं मैं। कॉपर का बना रहा हूं परमाणु संरचना, 2, दूसरे में 8, 8 2 10, तीसरे में 18, चौथे में कितना होगा 18 10 28, 1 होगा चौथे में। यानी कि कॉपर के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। इसका संयोजकता कितना होना चाहिए, 1। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये संयोजकता कभी कभी 2 दिखा देता है, ठीक है। जो इस तरह का संयोजकता दिखाता है उसको क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील संयोजकता। कभी कभी अपना संयोजकता को परिवर्तित कर देता है। बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इतना डीप से कोई नहीं समझाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल परमाणु संरचना बना के समझ लीजिए ध्यान से। यदि समझ गए तो बहुत हल्का लगेगा, नहीं समझे तो बहुत हार्ड लगेगा, और हमको पूरा उम्मीद है समझ रहे होंगे। कॉपर का लाल ऑक्साइड हो गया Cu2O, इसको क्या बोलेंगे, क्यूपरस ऑक्साइड। इसका नाम भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और इसका क्या हो जाएगा, क्यूपरिक ऑक्साइड। अब देखिए निम्नतर संयोजकता, इसमें निम्नतर संयोजकता कौन था, 1, और उच्चतर संयोजकता क्या था, 2। कोई ऐसा और तत्व होगा, ठीक है, तत्व का परमाणु होगा जिसका क्या हो, संयोजकता 2 या 3 हो, परिवर्तनशील संयोजकता की तरह वो बिहेव करे। तो ऐसे में उसका नाम देखिए क्या रहता है, निम्नतर संयोजकता जिसका रहेगा उसके साथ क्या लगेगा, अस, क्यूप्रस, ऐसा समझ में। और जो उच्चतर संयोजकता होगा उसका जो नाम लिखते हैं हम, रासायनिक नाम क्या लिखते हैं, इक, क्यूप्रिक। हर्षिका को है ना, ये इक हुआ है ना, हर्षिका को, हर्षिका और को यहाँ भी है, यहाँ भी हर्षिका और को, इक हो गया क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब देखिए लोहा का भी संयोजकता जानते हैं कितना होता है, कभी 2 तो कभी 3 दिखाता है ना। जैसे कि कॉपर का कितना होना चाहिए संयोजकता, सिर्फ 1 होना चाहिए, लेकिन कितना दिखा रहा है वो, 1 भी दिखा रहा है और 2 भी दिखा रहा है। उसी तरह से लोहा भी कभी 2 दिखाएगा संयोजकता, तो कभी 3 दिखाएगा, ठीक है। कब दिखाएगा, जब किसी के साथ अभिक्रिया करेगा। सोना का संयोजकता कितना होता है, कभी वो 1 दिखाएगा, कभी वो 3 दिखाएगा। यही कुछ तत्व है जो कि इस तरह का बिहेव करता है, ठीक है। पेक्युलर बिहेव, पेक्युलर मतलब अजीब बिहेव करता है, अजीब व्यवहार, ठीक है। तो उनके लिए यह है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। लोहा का संयोजकता कितना होता है, 2 और 3। सोना का संयोजकता क्या होता है, 1 और 3। और इस तरह संयोजकता क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील संयोजकता। और कॉपर का कितना होता है संयोजकता, 1 होता है 1, दूसरा होता है 2। पूरा उदाहरण के साथ समझा दिया, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अब देखते हैं अणुसूत्र। किसी रासायनिक यौगिक का वह सूत्र, कोई भी रासायनिक यौगिक समझे ना, अभी यौगिक तो पूरा पढ़ लिए, जो रसायन का जो भी यौगिक है, वह सूत्र जो उस यौगिक के एक अणु में, जो उस यौगिक का जो एक अणु है उसमें उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। उसमें जो परमाणु का कितना वास्तविक संख्या उपस्थित है उसे क्या करता है, वो व्यक्त करता है। उस यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है, ठीक है। उस यौगिक का वो क्या कहलाएगा, अणुसूत्र कहलाएगा। जैसे C6H6, ये बेंजीन का हुआ। बेंजीन क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है। बेंजीन है, वो किससे बनता है, जब कार्बन का 6 परमाणु लेंगे और हाइड्रोजन का 6 परमाणु लेंगे, जब दोनों को अभिक्रिया कराएंगे, साथ में मिलाएंगे, तो जाके क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। तो ये एक अणुसूत्र हुआ, जो लिखा है, जो लिखे हम क्या, ये एक अणुसूत्र। ये अणुसूत्र क्या क्या दिखा रहा है, कोई भी देखेगा ना तो देख के बता देगा कि इसमें कार्बन का 6 परमाणु है और हाइड्रोजन का 6 परमाणु है। क्लियर है ना, इसमें यही दिखा रहा है। देखिए कितना, मान चलिए इसको कोई किसी सेंटेंस में लिखित कितना बड़ा हो जाएगा, कार्बन का 6 परमाणु, हाइड्रोजन का 6 परमाणु। उसको सिंपल में, शॉर्टेस्ट में दिखाने के लिए, इजी वे में जो समझ जाए, इस तरह से बनाया गया। इसको क्या बोलेंगे, अणुसूत्र। जैसे एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, उसका क्या हो गया, C2H4O2। इसमें कार्बन
कार्बन का 2 परमाणु, हाइड्रोजन का 4 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, तो सबको मिलाएंगे तब जाके क्या बनेगा, एथेनोइक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। ठीक है, चलिए देखिए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, आप देखे होंगे जल में क्या होता है H2O, उसमें हाइड्रोजन 2 ठो रहता है, ऑक्सीजन 1 ठो रहता है। जब वो दोनों को मिलाते हैं, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तब जाके क्या बनता है, जल बनता है। यदि मिस्टेक से हम हाइड्रोजन 2 ले लिए और ऑक्सीजन 2 ले लिए, उसको अभिक्रिया करा दिए, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, उसका क्या होता है अनुसूत्र H2O2। इससे क्या पता चलता है, हाइड्रोजन के इसमें 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। वही इसमें कह रहा था, किसी रासायनिक यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है, उस यौगिक का अनुसूत्र कहलाता है। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब देखते हैं आपका सरल या मूलानुपाती सूत्र। अभी आपने क्या देखा, अनुसूत्र, अनुसूत्र क्या होता है समझ में आ गया। अब सरल या मूलानुपाती सूत्र क्या है उसको देखना है। किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, कोई अणु है उसमें उपस्थित परमाणु, जितना भी परमाणु है, की संख्या का सरलतम अनुपात, उसका सरलतम अनुपात जो होगा सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ठीक है, सरलतम अनुपात क्या कहलाता है, सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। नहीं समझे, समझाता हूँ। देखिए मान के चलिए C6H6 है, ये क्या है, एक यौगिक का अणु है ना, एक अणु। अब इसमें देखते हैं परमाणुओं की संख्या का सरलतम अनुपात, इसमें परमाणु की संख्या कितना है 6, इसमें कितना है परमाणु की संख्या 6, भाग दे दीजिए, 1 हो गया। सरलतम अनुपात करने के बाद जो होगा क्या होगा, C1H1, आपको पता है 1 नहीं लिखाता है, तो क्या हो गया इसका मूलानुपाती सूत्र CH हो गया। इजी है ना, सरलतम अनुपात, जो सरलतम अनुपात करने के बाद जो भी आएगा वो क्या होगा, इसका मूलानुपाती। मूल मतलब इसमें मूल क्या है, C है और H है, जो पहले से उसका अनुपाती, उसका अनुपात कितना है, इस अनुपात में है ये। ठीक है, 1:1 में आ रहा समझ में। चलिए ठीक है, दूसरा देख लेते हैं H2O2, पहले परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात, सरलतम अनुपात 2/2, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 2, कितना हो जाएगा 1:1। तो दोनों में क्या देंगे, हाइड्रोजन भी 1, ऑक्सीजन भी 1, वो तो 1 पूरा H दिख ही रहा है ना, इसलिए 1 नहीं लिखना होता है, 2 रहता फिर लिखते हैं हम। ठीक है, अब देखिए C2H4O2, इसमें कार्बन का कितना है 2, याद रखना है कार्बन का 2 है, फिर हाइड्रोजन का 4 है, फिर ऑक्सीजन का 2 है। इसका सरलतम अनुपात यानी कि जिससे भी भाग देंगे एक ही संख्या से भाग देंगे, यही होता है ना भाग में, 2 से भाग तीनों में लग जाएगा, 1 2 1। तो कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है बचा 2, ऑक्सीजन कितना बचा 1। ये क्या हुआ, इसका सरलतम अनुपात हो गया। कॉमा कॉमा का मतलब है सरल सूत्र। ठीक है, इतना जो थोड़ा सा मकरा होता है ना, आलसी, जैसे मैं आलसी हूँ, इसलिए सरल सूत्र की जगह क्या दे दिए, डैश डैश दे दिए, 2 कॉमा दिए है ना, इसका मतलब हुआ कि यहाँ सरल सूत्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ऊपर से लेके आ रहे हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको आलसी नहीं बोलते, इसको स्मार्ट वे बोलते हैं ना, स्मार्ट। चलिए अब देखते हैं मूलक। मूलक क्या होता है। ठीक है, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिसकी एक संयोजकता होती है। एक मतलब एक नहीं सोचिएगा, यानी कि जो भी आएगा ना मैटर, आगे देख लेते हैं तब समझ में आएगा, समझाऊंगा। जो यौगिकों में एक रासायनिक तत्व सा व्यवहार करता है, यौगिक में कैसा व्यवहार करता है, रासायनिक तत्व सा। इसको समझने से पहले हम कुछ अपने तरफ से आपको समझाते हैं, ठीक है, तब समझ में आएगा। चलिए देखिए, मान के चलिए क्या है, ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ठीक है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे, संयोग कराएंगे, देखिएगा हाइड्रोजन कितना है, इसके बाहरी कक्षा में H, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, दे सकता है ना। और ऑक्सीजन क्या कर सकता है,
2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, जस्ट पिछली स्लाइड में बताया था ना। वो मिटना मत भाई, फिर से लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे बताए थे, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 6। इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए, यानी कि 2 माइनस आएगा इसके ऊपर पे। अच्छा, पर या आप 2 माइनस लिख दीजिए या डबल माइनस डाल दीजिए, बात बरोबर है। ठीक है, घबराना नहीं है और शर्माना भी नहीं है। चलिए यहाँ तक हो गया। ये क्या एक प्लस का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि मैं एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं तुमको, और ये क्या बोल रहा है कि मैं लूंगा 2 इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा है ना, देसी भाषा में समझिएगा, इसमें देसी भाषा में समझा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन एक ही पीस है, ऑक्सीजन भी एक ही पीस है। कितना कितना पीस है, पीस समझते हैं ना, यानी कि हाइड्रोजन की जो परमाणु है एक ही है, ऑक्सीजन का भी परमाणु एक ही है। ये दोनों मिल तो जाता है, लेकिन इसका एक खाली रह जाता है। ये बोलता है ना हमको एक और चाहिए, 1 प्लस 1 माइनस के साथ एडजस्ट कर जाता है। जब इसको दे दिया तो खत्म हो गया, प्लस माइनस 1 हुआ ना। जब दे ही दिया, मिल गया, तो ये दोनों के साथ मिलके कुछ बना लिया, जो भी बने वो एक दोनों के साथ आ गया। लेकिन ऑक्सीजन क्या बोल रहे हैं ना, हमें अभी भी और एक चाहिए। मीठा कि नहीं मीठा, हमें अभी भी और एक चाहिए। इस कंडीशन में इसको हम क्या कहने लगते हैं, मूलक। क्या कहेंगे, मूलक। समझ में आया कैसे? जब भी हम किसी के साथ अभिक्रिया कराएंगे, जैसे कि हमको अब सोडियम से करवाना हो अभिक्रिया, पहले O लिखते हैं फिर H लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं उल्टा लिख दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या कहेगा, यानी कि पूरे पे आ जाएगा ये माइनस, यानी कि अब तो दोनों मिल गया ना, अब पूरे पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ऊपर पे। देखिए करना क्या है, मान के चलिए सोडियम है, OH माइनस है, इसको सोडियम क्या करता है, एक देना चाहता है किसी के साथ, तो ये दोनों मिल के आपस में बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक नया यौगिक। समझ में आया? ये जो भी बिहेव किया ना, पहले जैसे क्लोरीन करता था, क्लोरीन क्या था, तत्व था, उसी तरह से बिहेव ये तत्व की तरह बिहेव करने लगा। लेकिन ये क्या है, तत्व के परमाणुओं का समूह है। ठीक है, वही मैं लिखा हूं, परमाणु या परमाणुओं का समूह। परमाणुओं का क्या है, समूह है। एक तो पहले मैं बता ही दिया था, क्लोरीन पे माइनस है, तो ये तो मूलक है ही। ठीक है, लेकिन मैं समूह को बताने जा रहा हूं, जो मैं बताया अभी समूह के विषय में बताया कि समूह भी व्यवहार करता है एज ए रासायनिक अभिक्रिया में एक तरह से तत्व के तरह। कौन व्यवहार करता है, तत्वों का समूह एक तत्व की तरह व्यवहार करता है रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक बनाने में संयोग करने के लिए। ठीक है, नहीं समझे? 50 को समझ में आया, 50 को नहीं आया, क्लियर कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिसकी एक संयोजकता होती है, जिसकी कोई न कोई एक संयोजकता होगा ही होगा। जैसे कि OH का संयोजकता कितना है, माइनस, क्लोरीन का कितना है, 1। बताया हो ना, अभी भी बता रहा हूँ बार बार, जब तक पिछली बात आपको रिवाइंड नहीं रहेगा, दिमाग में नहीं रहेगा, आगे आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार पीछे से शुरू से नहीं आ सकता, ध्यान रखिएगा। इसलिए भाई एवं बंधुओं, कृपया करके रिवीजन पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, रिवीजन करना ही करना है, मैं बार बार समझा रहा हूँ, रिवीजन नहीं छूटना चाहिए। केमिस्ट्री ऐसा चीज़ है कि आप रिवीजन करते रहे ना, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक पढ़ लीजिए, उसके बाद आप 1 साल के लिए पैक करके फेंक दीजिए। 1 साल बाद भी निकालिएगा ना, आपको 90% दिमाग में बात रहेगा। यदि रिवीजन नहीं कीजिएगा ना, तो जिस टाइम पढ़ रहे हैं उसी टाइम भूल जाइएगा, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल समझ के जीरो से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस कोई चीज़ को आप समझ रहे हैं, मान के चलिए, तो तब कब तक रहेगा आपके दिमाग में, जब तक थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा तब ना। जब एक बार दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाए, उसके बाद 1 साल के लिए फेंक दीजिए ना, 2 साल के लिए फेंक दीजिए। हम भी कितने दिन बाद पढ़ा रहे हैं, बहुत दिन बाद पढ़ा रहे हैं, 10 साल बाद पढ़ा रहे हैं ना, दिमाग में सेट है। क्यों सेट है, क्योंकि मैंने उस टाइम जो पढ़ा था थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ा था, अच्छी तरह से रिवीजन भी किया था। इसलिए आपसे आग्रह करते हैं, ठीक है, कि आप थोड़ा इसको रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए, क्या था, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह, ये परमाणुओं का समूह वाला है। और यदि क्लोरीन का लिया जाए, जो बताए थे, तो वो क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन के लिए हो जाएगा, यानी कि एक परमाणु के लिए वह समूह जिसकी एक संयोजकता होती है, जिसका कोई न कोई एक संयोजकता होता ही होता है, जो यौगिकों में एक रासायनिक तत्व सा व्यवहार करता है। जब यौगिक बनाते हैं, जैसे कि पहले NaCl सोडियम को क्लोरीन के साथ मिलाते थे, अभिक्रिया कराते थे, तो क्या बनता था, कोई यौगिक बनता था। अब क्या है, Cl के जगह पे एक समूह को रखेंगे, OH को रखेंगे, अब उसके साथ अभिक्रिया कराएंगे,
ठीक है, तो ये भी किस तरह से बिहेव किया, एक तरह से तत्व की जगह पे बोले ना, यौगिक में एक रासायनिक तत्व सा व्यवहार करता है, तत्व सा व्यवहार किया। कौन? तत्व है नहीं, लेकिन उस जैसा व्यवहार करता है अभिक्रिया करने में, अभिक्रिया में भाग लेने में। ठीक है, चलिए अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये दो तरह का, एक धनात्मक मूलक, मूलक पहले देख लीजिए, क्लियर हो लीजिए। मूलक आपका दो तरह का हो सकता है, जैसे कि अब सोडियम है, ये किसी को क्या करेगा, देगा, तो इस पर कौन सा क्या रहेगा, प्लस रहेगा, पहले बता चुका हूँ। ये भी क्या है, एक मूलक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना चाहता है, जो लेता है वो क्या होता है, उसका जो दोनों जो पार्ट है क्या कहलाता है, एक मूलक कहलाता है। इसलिए एक पार्ट क्या हो जाएगा, प्लस वाला मूलक, एक वाला माइनस वाला मूलक, यानी कि ऋण मूलक और धन मूलक, ऋणात्मक मूलक और धनात्मक मूलक। आया समझ में? कितना हल्का था। चलिए धनात्मक मूलक, मूलक दो प्रकार के होते हैं। धनात्मक मूलक पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश, जैसे सोडियम पे प्लस है ना, NH4 पे प्लस। उसी तरह से जैसे OH का निकाले थे ना, इसका भी निकालिएगा ना, तो एक देखिएगा इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा हो जाता है। जब इसके पास ज़्यादा होगा तो किसी को देगा ही देगा, तो एक ग्रुप बन जाता है, क्या बोलते हैं, एक ग्रुप बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, NH4 प्लस बोलते हैं। ठीक है, अब H प्लस हाइड्रोजन भी किसी को एक देना चाहता है। एल्युमिनियम कितना देना चाहता है, एल्युमिनियम का क्या होता है, हाइड्रोजन एल्युमिनियम 13 होता है ना, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13। सोडियम का 1 बाहरी कक्षा में, ठीक है, मैग्नीशियम का 2, एल्युमिनियम का 3, तो इसका मूलक क्या हो जाएगा, 3 प्लस, क्योंकि किसी को 3 देना चाहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या हो गया, धनात्मक मूलक, क्योंकि यही अभिक्रिया में भाग लेता है। कौन सा अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, अब देखिए ऋणात्मक मूलक, ऋणात्मक मूलक पर ऋण आवेश रहता है, और यह अम्ल मूलक भी कहलाता है। हाँ, ये क्या कहलाता है, भास्मिक मूलक भी कहलाता है। भस्म, भस्म समझते हैं, अम्ल तो समझते होंगे, अम्ल मतलब होता है खट्टा। पहले अम्ल समझ लीजिए क्या होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। यदि उसको जी पे लीजिएगा ना, कैसा लगेगा खाने के बाद, खट्टा। जैसे अचार खाते हैं ना, या नींबू खाते हो, क्या है, अम्लीय मूलक है। और क्या होती है, भास्मिक, भास्मिक मतलब क्षार की तरह लगे, जैसे छौरो ना होता है, मान लीजिए भट्टा का छौरो ले लिए, खारचो टाइप का जी पे लगेगा, वो क्या हो गया आपका भस्म, यानी कि भास्मिक मूलक। ठीक है, यदि क्या बोलते हैं, इसका किसी के साथ अभिक्रिया होगा, यानी कि इसका जो स्वाद देखा जाएगा ना, तो कैसा होगा, इस स्वाद अब टेस्ट कीजिएगा तो भास्मिक होगा, और इसका क्या होगा, अम्लीय मूलक होगा। अब इसको डिटेल्स में पढ़ने के लिए अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है, इसका एक चैप्टर ही है आपके पास, उसमें लंबा चौड़ा पढ़ना पड़ेगा, उसमें भी 5-6 क्लास चलेगा। ठीक है, बस इतना सा समझ लीजिए। भास्मिक मूलक में स्वाद कैसा होता है, क्षार या भास्म जैसा होता है। अम्लीय मूलक में अम्ल जैसा स्वाद होता है, इसलिए उसके गुण के आधार पर इसका नाम रखा गया है। जो धनात्मक मूलक है ना, वो कैसा होता है, भास्मिक होता है। जो ऋणात्मक मूलक होता है वो कैसा होता है, अम्लीय मूलक होता है, यानी कि अम्ल मूलक, अम्ल के स्वाद का होता है तो उसको अम्ल मूलक बोल देते हैं। ठीक है, चलिए धनात्मक मूलक हो गया और ऋणात्मक मूलक हो गया। अब देखिए कुछ ऋणात्मक मूलक और उसकी संयोजकता, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है, बेहद, इसके बिना केमिस्ट्री में एक पैर आगे भी बढ़ना मुश्किल है। अब आप बताइए, समझ रहे हैं ना, इसलिए इसको स्किप नहीं कीजिएगा। इसको एक बार जो है ना, कम से कम याद करने से भी याद नहीं होगा, जो इसमें सच्चाई है। इसको क्या करना है, डेली 4 बार पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हाइड्रोक्साइड OH माइनस का कितना, 1 होता है, फ्लोरीन का 1 होता है। फ्लोरीन का याद क्या करना यार, फ्लोरीन का तो पता है, जब उसका बनाइएगा ना तो लास्ट में बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 7 बचेगा। जब बाहरी कक्षा में 7 आएगा तो उसको कितना चाहिए, 1 चाहिए, और तो वो 1 जो और चाहिए उसको इलेक्ट्रॉन, तो क्या माइनस हो गया, नेगेटिव हो गया, तो 1 इसका संयोजकता हो गया। OH का भी बताए थे ना, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 1 चाहिए ना। जब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया। इसको क्या बोलते हैं, OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम NaCl बोलते थे, क्या बोलते थे, ये नमक का अणु है, एक अणु है। लेकिन इसको जब बोलते थे रासायनिक नाम, तो कैसे बोलते थे, सोडियम क्लोराइड। जब ये किसी के साथ मिल जाता है ना, तो शुरू वाला तो जो जैसा तत्व में नाम होता है वैसा ही रहता है, लेकिन लास्ट वाले में क्या लगाते हैं ना, आइड लगा देते हैं, आइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, फ्लोराइड क्या रहेगा, फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोराइड, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमाइड। ठीक है, इस तरह से होता है। सबका कुछ अपना अपना है, लेकिन थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा, मेरा कहने का मतलब ये था। ठीक है, चलिए देखिए, हाइड्रोक्साइड OH जो रहेगा ना, इसका नाम क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्साइड है। जैसे सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे, NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे यहाँ पर NaOH था ना, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम
हाइड्रोक्साइड, ऐसा नहीं बोल दीजिएगा सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पूरे का पूरा एक तत्व सब व्यवहार करने लगा, इसलिए दोनों का मिला के एक नाम रख दिया, दोनों को मिला क्या कर दिया, एक नाम रख दिया। क्या रख दिया, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, तो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रो, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सी, तो ऑक्साइड यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड पड़ गया नाम। इसी तरह से फ्लोरीन को क्या कर दिया, फ्लोराइड, क्लोरीन को क्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड। अब NO3 को क्या क्या, नाइट्रेट। इसका भी जब निकालिएगा ना देखिएगा कि इसको एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, जब इसको एक और इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक तरह से वो मूलक का तरह काम करने लगा। ठीक है, यानी कि उसको अभिक्रिया के रूप में, अभिक्रिया के तौर पे कहीं जो है जैसे तत्व को लेते थे ना, उसके जगह पर हम रिप्लेस करके इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब सबसे बड़ा समस्या ये आता है कि कैसे याद करें, थोड़ा सा कुछ ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, मोटे तौर पे, जरूरी नहीं कि सही हो, लेकिन अभी जितना बताएंगे उतना पे सही है। ठीक है, जहाँ हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रो से स्टार्ट, वहाँ क्या होगा, एक होगा। अभी जितना इसमें है उसके लिए बस ध्यान रखिएगा। हाइड्रोक्साइड में एक है ना, फ्लोरीन को तो सबको पता है, क्लोरीन का आपको भी पता है, शुरू से पढ़ रहे हैं, ब्रोमीन का भी उसी श्रेणी में आता है। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन उसी में आता है, और धातु ही है, इसका भी एक ही होता है, नाइट। चलिए ये तीनों हो गया। अब हाइड्रो वाला बता देते हैं। हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, एक, हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक, हाइड्रोजन सल्फेट का एक। अरे समझ में, जहाँ हाइड्रो से स्टार्ट हुआ उसका क्या निकला, एक निकला। क्या निकला, एक संयोजकता उसका है। ठीक है, ध्यान रखने के लिए। और दूसरा देख लीजिए, ये तो हो गया, नाइट्रेट एक है, उसका भी क्या है, संयोजकता एक है। कैसे हुआ तो आप इससे निकाल सकते हैं, जैसे बताया अभी निकालने के लिए इसको एक और चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जड़ से बता रहे हैं कि कैसे होगा नहीं होगा, इतना कोई नहीं बताता। आप कहीं भी पूरा देख लीजिए क्लास, ये शायद ही हमको लगता है कोई बताएगा कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी कि इस तरह से उसको परमाणु संरचना बना के एक एक करके सब दिखा के, मुश्किल है। ठीक है, अब देखिए सल्फेट का निकालिएगा ना, तो क्या होगा, इसको दो चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या होगा, संयोजकता दो हो गया। सल्फाइड का, इसका भी दो हो गया। सल्फाइड का क्या हो गया, दो हो गया। कार्बोनेट का दो हो गया। ठीक है, और एक फॉस्फेट है जिसका कितना है, तीन। यदि मैं बोलूं कि अब क्या बोलते हैं, कहाँ गया बताने वाला, हाँ देख लीजिए, बता देते हैं। Na सोडियम को फॉस्फेट के साथ, किसके साथ, फॉस्फेट के साथ, PO4 3 माइनस, और यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस होगा ना सोडियम पे। ठीक है, जिसकी एक संयोजकता होती है, इसका एक ही संयोजकता होगा, हमेशा क्या होगा, तीन ही संयोजकता होगा। कहने का मतलब ये है, एक का मतलब सिंगल नहीं समझ लीजिएगा, सबका एक ही होगा। हाँ, जो भी होगा इसका, अब जब भी इसको यूज करेंगे ना PO4 का, उसका हमेशा एक ही संयोजकता होगा। जैसे कि लोहा का संयोजकता कितना होता था, बताए थे, बताइए, 2 और 3, 2 संयोजकता था ना। फिर उसका कॉपर का क्या था, 1 और 2 था ना। और सोना का कितना था, 1 और 3। उस तरह इसमें बिहेव नहीं करेगा, इसमें हमेशा एक ही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, यदि PO4 का यानी कि फॉस्फेट का 3 संयोजकता है तो हमेशा 3 ही रहेगा। यदि सल्फेट का 2 है तो हमेशा 2 ही रहेगा। आया समझ में, बात को समझिएगा क्या कहना चाह रहा है, कोई दूसरा चीज मन में बिठा ना रख लीजिएगा। सोडियम और फॉस्फेट साथ अभिक्रिया कराएंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, फॉस्फेट बोल रहा है कि हमको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको बताने के कई तरह से बताते हैं, लेकिन मैं जो बिल्कुल एक्चुअल ग्राउंड पे है ना, मैं वो बता रहा हूँ आपको। यही कह रहा है ना, फॉस्फेट बोल रहा है भाई मुझे 3 इलेक्ट्रॉन दो। सोडियम क्या कर रहा है, भाई मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। बोला ऐसे फिर नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा, तो अपने 2-3 साथी को और बुलाओ, लेकिन हमको 3 चाहिए। कितना साथी को ये बुलाएगा, और 2 साथी को, यानी कि 2 सोडियम को और बुलाना पड़ेगा। कितना सोडियम हो जाएगा, 3। अब क्या करेगा, तीनों मिलके देगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ये, और लेगा कितना, 3 ही चाहिए इसको ना। तो क्या होगा यहाँ पर, Na कितना चाहिए, छोटी होगा ना, Na3 3 बुलाएंगे, और PO4 कितना रहेगा, एक ही रहेगा। तो ये क्या कर लेगा, अभिक्रिया करके सोडियम फॉस्फेट बना लेगा।
क्या बना लेगा? सोडियम फॉस्फेट, एक अनुसूत्र, क्या बोलते हैं, यौगिक बनाया, नया यौगिक। समझ में आया कैसे होता है? यहाँ 3 क्यों होता है 2, समझ में आ गया होगा। पिछली बार भी बताए थे CU वाले में। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए कुछ और उदाहरण ऐसे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा क्लियर रूप से आखिर ये अनुसूत्र बनता कैसे है। ठीक है, एक डेमो तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए कि नहीं ऐसा होता है। चलिए कुछ उदाहरण है, इसको देख लेते हैं। इसके आधार पे देखिए कितना महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको अभी पता चलेगा, अंदाजा लगेगा। यदि आपको ये पता नहीं तो कोई यौगिक नहीं बना पाइएगा, जो कि ये कुछ ही महत्वपूर्ण है, जो कि रिपीटेड में ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, इसलिए कम से कम इतना तो याद आपको होना ही चाहिए। इसके लिए भाई एक ही उपाय है, चार दिन कम से कम डेली 4 बार रिवीजन कीजिए, 5वां दिन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यदि हम बोले सोडियम और SO4 क्या था आपका, देख लीजिए यहाँ पे सल्फेट। यदि सोडियम को सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराएं तो कैसे होगा, कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे पहले आप यहां देखना है कि ये कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कितना दे सकता है, 1, और ये ले कितना सकता है, 2। तो सोडियम का कितना परमाणु लेना पड़ेगा इनके बराबर करने के लिए, बोलिए? देखिए कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। आ रहा है समझ में ना? यदि 2 सोडियम लेंगे तभी तो इसके पास कितना हो जाएगा, Na2 हो गया, SO4। तभी तो मान चलिए 2 सोडियम लेंगे तभी ना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, और उसको कितना चाहिए, 2 चाहिए। जब बराबर हो गया तो एक दूसरे से मिलकर अभिक्रिया कर लिया। ठीक है, पहले भी बताया था, समझिएगा, थोड़ा सा क्लियर करवा रहा हूं मैं। ये सोडियम, ये क्या है, HCO3, देख लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा पता है, SO4, देखिए क्या नाम है, सल्फेट। ये क्या है, सोडियम, इसको बोलेंगे हम सोडियम सल्फेट। ध्यान रखिएगा कैसे बोला जाता है, समझ में आया? अब देखिए यहाँ क्या है, सोडियम है, ये कितना दे सकता है, 1, और हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, तो क्या दिक्कत है, कोई आपत्ति नहीं है, आराम से, कोई झमेला नहीं है, आराम से दोनों को चिपका दीजिए। NaHCO3, ये क्या बन गया आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसीलिए पहले लिखते हैं, लेट लगता है ना, लंबा लंबा नाम भी है ना। यहां से यहां तक एक जैसा होगा और यहां से यहां तक पूरा एक जैसा होगा, याद रखिएगा, पूरे पे लाइन होगा। सोडियम और क्या, ये सल्फेट है, सल्फाइट है, ये SO3 है ना, सल्फाइट। सल्फाइट का क्या होता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, 2 इसके ऊपर माथे पे डाल दिए हैं, और सोडियम कितना देना चाह रहा है, 1। तो यहाँ पर क्या करना पड़ा, सोडियम का 2 परमाणु लेना पड़ेगा। तो Na2SO3 2 सॉरी, अब इसको किस लिए लिखेंगे, आया समझ में? तो ये मिलके बनने के बाद क्या बनेगा आपका, सोडियम सल्फाइट। तो इसको क्या लिखेंगे, सोडियम सल्फाइट। समझ में आया? अब देखिए कैल्शियम की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। वो कैसे, कोई बोल रहा है कि सर मुझे समझ में नहीं आया कि कैल्शियम की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा। पहली कक्षा में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, जोड़िए तो 8 2 10 18 कितना हो जाता है, 28। और कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। ठीक है, जब 20 होता है कैल्शियम का परमाणु संख्या तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 20 होगा। जब 8 2 10 और 18 28, यानी कि कितना, 8 ज़्यादा हो जाता है। तो उस अवस्था में हम क्या करते हैं, 18 से कम वाला देखते हैं कि जो कक्षा को भरता है ना, कौन आता है, तो कौन आता है, देखिए पहले कक्षा में 2 भरता है, फिर 8, फिर 18, फिर 32, ऐसे होता है ना। अब 18 नहीं आ रहा तो फिर से हमको 8 ही को भरना पड़ेगा। किसको भरना पड़ेगा, 8 ही को। ये मेरी मजबूरी है, यही सिस्टम है। इसी तरह का क्या होता है, परमाणु के अंदर जो बनावट होता है ना, इलेक्ट्रॉन रहता है ना, इसी तरह से रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई सिस्टम बनाया है, नहीं, उसके अंदर होता ही ऐसा है। इसलिए बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने शोध करके ये दिया है कि ऐसा होता है। आया समझ में? अब देखिए 8 8 16 2 18, और कितना चाहिए इसको, 2। जब 2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ के देखिए आपका 20 बन जाएगा। जब ये 20 बन गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसका हुआ, परमाणु मॉडल
कैल्शियम का, तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो यहाँ क्या आ गया Ca पर 2+। आया समझ में, आ गया होगा। देखिए अब क्या है CO3 पर 2+ नहीं, CO3 पर 2- है, ठीक है, आपको पता है ना, ये ऋण मूलक है। कार्बोनेट पर क्या है CO3 पर 2- है। अब देखिए ये क्या करेगा 2 देगा और ये क्या करेगा 2 लेगा। जब ये 2 दे ही रहा है और वो 2 ले ही रहा है तो उस अवस्था में क्या कीजिएगा आप, कुछ करना है नहीं, तो बस दोनों को चिपका दीजिए एक साथ, CaCO3। इसको क्या बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। मुझे पता है आप लोग को पूरा मजा आ रहा होगा पढ़ने में, यदि समझ रहे होंगे तो, रिवीजन किए होंगे तो, नहीं तो थोड़ा सा भी मजा नहीं आएगा, ठीक है। अब उसी तरह से देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अब इसको कैसे मिलाएंगे, ये कितना देना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन 2 देना चाह रहा है अपने पड़ोसी को, और पड़ोसी कितना लेना चाह रहा है 1 ही लेना चाह रहा है, यानी कि ये परमाणु कितना लेना चाह रहा है 1 ही लेना चाह रहा है ना, इनसे 1- है, और ये देना कितना चाह रहा है 2, तो क्या करना पड़ेगा इसको दुगुना करना पड़ेगा, CaOH2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, OH को ब्रैकेट में करके 2 लिख देते हैं, क्यों डबल है ना इसमें, O और H दोनों को दिखाना है, खाली खाली 2 दे देंगे ना तो खाली H को 2 दिखाएगा ये, फिर A अकेला बच जाएगा। अरे समझ में ना। चलिए इसको क्या बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ तक समझ में आया। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। पिछले क्लास का जो आपका ऑब्जेक्टिव था वो आपको दिख रहा होगा, और आज जितना भी इससे ऑब्जेक्टिव आ सकता है वो भी आपको दिख रहा होगा। कृपया करके इसको सॉल्व कीजिए, बनाइए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।